Okay, what I am asking that what are the suitable qualities for a store manager? Who is going to tell me about it? एक स्टोर मैनेजर कैसा होना चाहिए जो एक ऑर्गेनाइजेशन, एक रिटेल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, रिटेल के लिए बेनिफिशियल हो? हाँ, टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए. हाँ, नेक्स्ट. वेरी गुड, नॉलेजेबल होना चाहिए. इंस्पिरेशन होना चाहिए. इंस्पिरेशन दूसरे के लिए वो इस तरीके का वो पर्सनालिटी होना चाहिए, इतना पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए उसका कि बेसिकली सब उसको एज अ इंस्पिरेशन ले. राइट? ओके, नेक्स्ट. कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए. वेरी गुड. गोल सेट होना चाहिए. वेरी गुड. मेंटर, गुड मेंटोर होना चाहिए. बिल्कुल, वेरी गुड. ओके, सो दीज आर द वेरियस क्वालिटीज ऑफ अ स्टोर मैनेजर. ठीक है. हाँ बोलो. हाँ बिल्कुल, वो कन्फ्लिक्ट हैंडलर होना चाहिए, यानी कि जो भी अगर कभी भी कंज्यूमर और एम्प्लॉइज के बीच में कभी भी कोई कन्फ्लिक्ट अराइज होता है या बिटवीन द एम्प्लॉइज भी कन्फ्लिक्ट अराइज होता है तो उसमें इतना बेसिकली कैपेबिलिटी होना चाहिए कि दैट पर्सन इज एबल टू सॉल्व द कन्फ्लिक्ट और ट्राई टू टेक द बेटर एक्शन. जो भी एक्शन सुटेबल है वो ले पाए. ठीक है, उसमें इतनी क्वालिटी होनी चाहिए. ठीक है. So these are why these qualities are required, because a store manager are a responsible person of a store. जितने भी employees होंगे store के, everyone is working under the store manager. So store manager is not there for managing the thing, but he is also there for increasing the profit of that retail store. है ना? तो फाइनली कंज्यूमर आए तो उनके यहाँ से परचेज करें, उनके एम्प्लॉइज किस तरीके से कंज्यूमर के साथ बिहेव करते हैं. ही नीड एवरी काइंड ऑफ नॉलेज. राइट? सो बिकॉज ऑफ हिज ऑथोरिटेटिव पोजिशन, उसका एक पोजिशन ऑथोरिटेटिव है, बिकॉज ऑफ दैट ओनली दीज क्वालिटीज आर रिक्वायर्ड इन अ स्टोर मैनेजर. ठीक है. व्हाट आर द वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ स्टोर मैनेजर? क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है स्टोर मैनेजर का? बोलो. वेरी गुड. मेंटेन इमेज ऑफ अ स्टोर. नेक्स्ट. Recruit the employees. Anyone else who want to tell me about what are the various responsibilities of a store manager? Meeting the target. Manage the assets of a store. Very good. Manage the assets of the store. Packing and grading. Maintaining the inventory in the store. ठीक है. Maintaining the customer service in the store. Proper training, whatever is required for the employees, that is his responsibility. ठीक है. एंड ये सब क्लियर हो गया जितने भी पॉइंट्स हैं. चलिए ठीक है, थोड़ा सा मैं और इसमें ऐड ऑन करती हूँ, थोड़ा सा रिवीजन करते हुए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में. ठीक है. सो जो रिटेल स्टोर मैनेजर जो है वो एक स्टोर को मैनेज करता है. इट्स नॉट अबाउट द होल कंपनी, बट ही इज मैनेजिंग ओनली वन स्टोर. जो स्टोर है उसी को वो मैनेज करेगा. बिकॉज ही इज इन अ रिस्पॉन्सिबल पोजिशन, तो वो अपनी सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल अगर नहीं करेगा तो वो रिटेल स्टोर में कभी बेनिफिट, प्रॉफिट या कस्टमर लॉयल्टी हो ही नहीं सकता, है ना. सो बेसिकली और एक और चीज है कि जो रिटेल स्टोर के जो मैनेजर्स होते हैं दे आर अपॉइंटेड बाय द कंपनी. वो किसके द्वारा अपॉइंटेड होते हैं? कंपनी या रिटेल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा. ठीक है. व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ स्टोर मैनेजर? जो आपका रिटेल स्टोर मैनेजर है वो आपके रिटेल स्टोर के डेली के जो ऑपरेशन है, यानी डे टू डे जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है स्टोर में वो सारा लुक आफ्टर करेगा. ठीक है. सेकेंड जो है वो रिस्पॉन्सिबल है टू सब ऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट विद द एम्प्लॉइज, यानी जितने भी आपके वहां एम्प्लॉइज हैं सबके साथ वो क्या करेगा? सब ऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट करेगा. ठीक है. सब ऑर्डिनेट इज अ वर्ड व्हेन समवन इज वर्किंग अंडर यू. सुपीरियर और सबऑर्डिनेट कहते हैं ना. सुपीरियर हु इज बेसिकली वर्किंग, ठीक है, इन द ऑर्गेनाइजेशन, एंड जिनके अंडर में जो काम करते हैं, ठीक है, दे आर सबऑर्डिनेट. सो बेसिकली एम्प्लॉइज सबऑर्डिनेट होंगे स्टोर मैनेजर के, तो उनको लुक आफ्टर देखना. ठीक है. तो ये भी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? स्टोर मैनेजर की है. ठीक है. उसके अलावा कस्टमर जो है आपके यहाँ से बेटर एक्सपीरियंस लेकर के जाए, मतलब उनका एक्सपीरियंस प्लीजेंट एक्सपीरियंस हो उनके लिए. ठीक है. ऐसा ना हो कि वो हेक्टिक बन जाए. कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम बहुत भीड़ भाड़ वाले मार्केट में जाते हैं तो समहाउ वी आर फीलिंग
लिथार्जिक और टायर्ड हो जाते हैं, थक जाते हैं और कई बार बोलते हैं नेक्स्ट टाइम नहीं जाएंगे ऐसे भीड़ भाड़ वाले, ये सिचुएशन होता है। तो कस्टमर्स मूड जो है वो वहां के एनवायरमेंट से बिल्ड होता है, वो जो मैंने आपको पहले ही बताया है। तो एनवायरमेंट प्रॉपर्ली मेंटेन करना ऑफ द स्टोर, क्लीनलीनेस हाइजीन रहे स्टोर, ये सारी चीजों का भी ध्यान कौन रखेगा? आपका स्टोर मैनेजर, ठीक है। उसके अलावा जितना भी आपका इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री इज रिलेटेड विद द स्टॉक, स्टॉक मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट आपके स्टोर में हो, कोई भी जो आपका प्रोडक्ट है वो ओवर स्टॉक या अंडर स्टॉक ना हो, ठीक है। तो इसके लिए प्रॉपर रिपोर्ट को रेडी रखना और सारी इंफॉर्मेशन अपने पास रखना रिलेटेड विद द स्टॉक, ये भी किसका काम है? स्टोर मैनेजर का, ठीक है। उसके अलावा हायरिंग करना, यानी कि अपने अंडर में जो भी एम्प्लॉयज है जैसे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव वगैरह, उनको भी हायरिंग का काम कौन करेगा? स्टोर मैनेजर। और विद इन द स्टोर अगर एम्प्लॉयज हैं तो उनको फायरिंग का काम, अगर उनको लगता है कि बिकॉज ऑफ एनी रीजन अगर वो उनको टर्मिनेट करना चाहते हैं तो दैट इज ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टोर मैनेजर, ठीक है। लेकिन हाँ, जो भी चीजें होंगी विद इन द स्टोर, क्लियर है। नेक्स्ट वन इज कि वो पोजीशन जो भी आपका वेकेंट पोजीशन है, जो भी वैकेंसीज अवेलेबल है उसके हिसाब से सुटेबल कैंडिडेट को चूज करना, लाइक व्हाट द एक्सपीरियंस और व्हाट द क्वालिटी यू रिक्वायर्ड फॉर द क्लरिकल पोजीशन और फॉर द सेल्स रिप्रेजेंटेटिव पोजीशन, दैट शुड बी मेंशन्ड क्लियरली एंड यू, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चूज द राइट पर्सन फॉर दैट पर्टिकुलर वैकेंसी। क्लियर होगी बात? यहां तक समझ में आया? नेक्स्ट वन इज दैट उनका ब्रश अप करते रहना, यानी जो एक बोल सकते हैं उनकी क्वालिटी को इनहांस करते रहना, किसकी? एम्प्लॉइज की। ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? स्टोर मैनेजर का है। इसीलिए हमेशा कंडक्ट करवाते रहना ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ठीक है। ये भी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? स्टोर मैनेजर की, ठीक है। उसके अलावा एम्प्लॉइज जो हैं उनको टाइमली सैलरी प्रोवाइड हो, ठीक है, बाकी इंसेंटिव्स प्रोवाइड हो, ठीक है। ये सारी चीजें भी कौन करेगा? स्टोर मैनेजर। और अगर उसके अलावा और भी चीज है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मनी आउटकम, यानी कैश फ्लो आपके स्टोर में कितना हो रहा है। कैश फ्लो समझते हो क्या होता है? कितना पैसा जा रहा है और कितना पैसा आ रहा है। तो कैश फ्लो मैनेजमेंट का भी काम किसका है? आपके स्टोर मैनेजर का। ध्यान रखना है कि आपके स्टोर में कितने पैसे आ रहे हैं, पर डे में कितना सेल हो रहा है, आप टारगेट अचीव कर पा रहे हैं या नहीं अचीव कर पा रहे हैं, इसका पूरा एनालिसिस का काम किसका है? स्टोर मैनेजर का, ठीक है। क्लियर है? उसके अलावा रिटेल स्टोर का जो भी आपके जितने भी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं उनका रिकॉर्ड रखना, ठीक है। कितने आपके पास नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल थे, ये सब रिकॉर्ड रखना, कितने सेल हुए, एवरीथिंग, हर एक का डेटाबेस को रेडी रखना, ये भी काम किसका है? स्टोर मैनेजर का। डेटाबेस रखना, डेटाबेस बनाना मैं यहाँ यूज नहीं कर रही हूँ, मैनेजमेंट का काम है। तो बेसिकली उसके अंडर में उसका एम्प्लॉइज हो, अकाउंटेंट्स हो, हु आर डूइंग दिस, बट इसको मेंटेन रखना और अप टू डेट रखना, ये काम किसका है? मैनेजर का, ठीक है। इन्वेंट्री देखते रहना कि अगर इन्वेंट्री कोई खत्म हो रहा है, किसी का स्टॉक जा रहा है और उसकी डिमांड बहुत ज्यादा हाई है, तो तुरंत से उसको मंगवा लेना या फिर अप टू डेट रहना स्टॉक के मामले में, ठीक है। और ये भी चीज देखना, कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस क्या होता है? व्हाट इज कस्टमर सर्विस? Customer service is basically additional services which is provided in product, like जैसे warranty, guarantee, delivery system, ठीक है, पैकेजिंग, बिलिंग। आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी ये सिचुएशन है कि वंस यू विल परचेज द फोन, एक बार आपने फोन परचेज कर लिया, यहां तक बिलिंग के लिए वो आपको कार्ड बेसिकली यूज, कार्ड के लिए जो हम मशीन यूज करते हैं उसको वर्ड में भूल गई, हैंडलर टाइप का जो होता है जिसमें हम कार्ड डाल के पेमेंट करते हैं, हाँ, वो भी वो आपको हाथ वहां पर लाके देंगे जहां पर आप बैठे हो। इवन दे आर ऑल्सो बिल विल लेकर पैकेजिंग करके पैकेट वैकेट ला करके वो आपको देते हैं। तो दीज आर द एडिशनल सर्विसेज, लाइक यू आर पेइंग फॉर द प्रोडक्ट ओनली, बट हाउ दिस सर्विसेज आर यूज्ड। सर्विसेज जो होते हैं ना बेटा, वो हमेशा याद रखना कि एक रिटेलर को दूसरे रिटेलर से डिफरेंशिएट करने के लिए यूजफुल है। मान लो कि अगर दो रिटेलर हैं, जो मैंने आपको ज्वेलरी का एग्जांपल भी दिया था, हाँ, कि दो ज्वेलरी स्टोर है, दे बोथ आर सेलिंग सेम थिंग ज्वेलरी, बट हाउ दे बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, दैट इज वी कैन यूज सर्विस फॉर दैट, फॉर मेकिंग डिस्टिंक्शन, ठीक है। सो कस्टमर सर्विस प्रॉपर हो
और साथ साथ में जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव कौन होते हैं? जो आपके साथ डील करेंगे, जो सेल को बेसिकली सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करेंगे, कंज्यूमर जो है वो प्रॉपर्ली प्रोडक्ट परचेज कर पाए। तो जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, जो फाइनली कस्टमर के साथ क्या करेगा, डील करेगा, वो प्रॉपर्ली उसके साथ बिहेव कर रहा है या नहीं, कस्टमर का कोई कंप्लेन तो नहीं आ रहा किसी एम्प्लॉइज के लिए, और इतना फ्रेंडली होना चाहिए मैनेजर को, नॉट प्रोफेशनल भी होना चाहिए बट एटलीस्ट उसमें इतना कर्टेसी होना चाहिए मैनेजर में कि अगर कोई कस्टमर कंप्लेन कर रहा है तो उसको क्विकली आप क्या करो, सॉल्व करो उस प्रॉब्लम को, ठीक है। कस्टमर आप पे बिलीव करे, ट्रस्ट करे कि अगर उसे कोई प्रॉब्लम लग रहा है किसी भी एम्प्लॉइज के साथ विद इन द बेसिकली दैट स्टोर, तो ही कैन कंप्लेन अबाउट दैट पर्सन, एम्प्लॉइज के बारे में भी। मतलब ये बेसिकली आपको कस्टमर सर्विस तो देना ही देना है, साथ साथ में आपको एनवायरनमेंट भी अच्छा रखना है कस्टमर के। क्लियर हो गई बात? तो आई थिंक यहां तक तो बिल्कुल कोई भी डाउट नहीं होगा। किसी को भी कोई डाउट है? एनीवन? ऑनलाइन क्लास परफेक्ट। हिज पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, मैनर होना चाहिए, और साथ साथ में डिसिप्लिन होना चाहिए उसमें कि वो खुद भी स्टोर टाइमली आए। ऐसा ना हो कि 9 बजे उसकी टाइमिंग है तो ही इज कमिंग एट 11 और 12 एंड ही इज स्कोल्डिंग अदर एम्प्लॉइज दैट यू आर नॉट कमिंग इन ऑन टाइम, ठीक है। सो दैट पॉजिटिव एटीट्यूड ही हैव टू मेंटेन, ठीक है। एक इंस्पिरेशनल बॉडी होना चाहिए कि दूसरे लोगों से इंस्पिरेशन ले, ठीक है। थर्ड, डिसिप्लिन। फोर्थ, एजुकेशनल और स्किल्ड होना चाहिए। जैसे मान लो कि अगर एक मोबाइल फोन का स्टोर है, ठीक है, अर्लियर इवन आई वाज वर्किंग इन दैट बेसिकली कंपनी हु आर डीलिंग विद मोबाइल फोन्स। सो अगर एक मोबाइल फोन का स्टोर है तो दे आर डीलिंग इन मोबाइल फोन्स, राइट। सो व्हाट इज द एडिशनल डिस्काउंट, क्या डिस्काउंट है और आप किस लेवल तक अपने लॉयल कस्टमर को डिस्काउंट दे सकते हो। कई बार पता है ना, मैनेजर के पास भी राइट होता है दे कैन गिव एडिशनल डिस्काउंट। सो इन सबका नॉलेज, और कंपनी कितना डिस्काउंट दे रही है उसका नॉलेज, ठीक है, प्राइस क्या है प्रोडक्ट का उसका नॉलेज, और प्रोडक्ट जो है वो उसमें कौन सा टेक्नोलॉजी है उसका नॉलेज। मतलब एक तरीके से if he is a store manager, maybe his work is not to deal with the customers, but अगर customer कल को complain करे या customer directly उनसे query करे तो he have answer for that। तो educational भी होना चाहिए, skilled भी होना चाहिए, in whatever product he or she is selling, they have knowledge about it। clear हो गया? ठीक है। नेक्स्ट, उसके अलावा एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्टोर मैनेजर जो होना चाहिए ज्यादातर क्या होने चाहिए, एक्सपीरियंस्ड होने चाहिए, ठीक है, ताकि जो उनका प्रीवियस एक्सपीरियंस रहा है वो कंट्रीब्यूट कर सके अपने रिसेंट जॉब में। ट्रू। नेक्स्ट वन इज कि उसमें प्रोफेशनलिज्म भी होना चाहिए। प्रोफेशनलिज्म, ठीक है, प्रोफेशनलिज्म का मतलब क्या होता है, यू आर ऑलवेज बिहेव लाइक अ बॉस, ठीक है। तो प्रोफेशनल होना चाहिए, टाइमली अपने वर्क को कंप्लीट करें, इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली अपने हेडक्वार्टर तक पहुंचाए, और साथ साथ में अपने एम्प्लॉइज के साथ प्रोफेशनली डील करें, जो फेयर हो सके वैसे डिसीजंस ले। इफ इट इज रिलेटेड विद द सैलरी, रिलेटेड विद द लीव्स, रिलेटेड विद द इंसेंटिव्स, इन एवरी मैनर फेयर डिसीजन ले, ठीक है। सो प्रोफेशनल हो। उसके अलावा मोरल बूस्टर हो। मोरल बूस्टर का मतलब ये होता है कि वो आपको इनिशिएट करे, वो आपको इनकरेज करे। Like if any person, any employees feel low about that, I am not able to do this job, it is not my cup of tea, मतलब ये मेरे से नहीं हो पाएगा। If employees are feeling like this, definitely their productivity will be decrease। ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, आपका प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगा, है ना। तो कम से कम अगर मैनेजर हैं आप, तो आपकी एम्प्लॉइज इस तरीके सिचुएशन में ना आए, तो हमेशा मोरल भी उनका बूस्ट करते रहिए कि you can achieve your target, you can do this, right? So मोरल बूस्टर होना चाहिए। उसके अलावा राइट टाइम पे सीरियस बिहेवियर अपना शो करे। राइट टाइम पे सीरियस बिहेवियर, इफ इट इज अबाउट कंप्लेन और समथिंग, सो बीइंग अ स्टोर मैनेजर यू कैन नॉट टेक इट वेरी लाइटली, यार ये छोड़ो, कस्टमर ही तो है, आ जाएगा दूसरा। नो, this kind of behavior is not suitable for a store manager, because if you will take customer lightly, then your subordinate is not going to take them seriously, right? तो अपना जो serious behavior है right time पे उसको आप show कीजिए, ठीक है।
एंड एज वेल एज आपका मैथमेटिकल लेवल स्किल होना चाहिए कि जैसे मान लीजिए कि अगर इफ यू आर सेलिंग अ प्रोडक्ट, ठीक है, स्किल में तो क्या खैर ये कवर हो गया, लेकिन इफ यू आर सेलिंग अ प्रोडक्ट ऑफ 5,000 रुपीज, एटलीस्ट आपका मैथमेटिकल इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आपको कैलकुलेटर की रिक्वायरमेंट एज सच तुरंत ना पड़े। लाइक अगर 55,000 में 20% डिस्काउंट है तो 1,000 का डिस्काउंट है, 4,000 पे करना है, ये एट द टाइम यू कैन सजेस्ट द कस्टमर, है ना। एंड इफ ये होना चाहिए, ठीक है, और जितने भी डेली के वर्क और ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो प्रॉपरली हैंडल करने की एबिलिटी होनी चाहिए। तो दीज आर द क्वालिटीज फॉर द स्टोर मैनेजर, अ गुड स्टोर मैनेजर। क्लियर, समझ में आई बात? ठीक है, और एक और चीज कि द स्टोर मैनेजर शुड बी नॉट वेरी मच रिजिड, रिजिड नहीं होना चाहिए वो पर्सन। रिजिड का मतलब समझते हो, जो आपने बोला बस वही होगा। You are dealing with a customer, so somehow customer is the king of the market. No doubt we cannot say yes if the customer is wrong, but try to handle every situation, है ना। इतना फ्रेंडली होना चाहिए, स्माइलिंग फेस होना चाहिए कि भाई कस्टमर को लगे कि हाँ इनसे ये बातें बोल सकते हैं। तो ये एटीट्यूड, ये पर्सनालिटी किसका होना चाहिए? स्टोर मैनेजर का। क्लियर हो गया? ओके, स्टाफिंग योर रिटेल स्टोर। रिटेल स्टोर में जो स्टाफिंग का प्रोसीजर है, स्टाफिंग का मतलब क्या है? हायरिंग का प्रोसीजर। स्टाफिंग का क्या होता है? पढ़ा है ना, मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस याद है ना? हाँ, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, तो यहाँ पर स्टाफिंग का मतलब ये है कि हाउ यू आर गोइंग टू हायर द पर्सन अंडर द रिटेल स्टोर। ठीक है, तो आपकी जो हायरिंग होनी चाहिए वो एक डिसिसिव होना, मतलब डिसीजन आप प्रॉपरली लीजिए और जो भी सुटेबल है उस हिसाब से आप हायरिंग कीजिए। जो रिटेल का जो स्टोर मैनेजर होना चाहिए वो टाइम मैनेजमेंट उसको पता होना चाहिए, किस टाइम तक कौन सा काम कंप्लीट करना है। उससे क्या होगा? इफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस स्टोर का इंक्रीज होगा। ठीक है, तो हर चीज कोशिश कीजिए कि टाइमली कीजिए ताकि आपका प्रोडक्टिविटी, इफिशिएंसी इंक्रीज हो। ठीक है, नेक्स्ट वन इज ट्राई कीजिए कि आप अपने एम्प्लॉइज को स्टेबलाइज रखें। ठीक है, एम्प्लॉइज टर्नओवर को इंक्रीज ना होने दें। एम्प्लॉइज टर्नओवर का मतलब क्या होता है? बार बार जब एम्प्लॉइज छोड़ के जाते हैं तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉइज टर्नओवर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो टर्नओवर जो है आपके एम्प्लॉइज का, उसको कोशिश कीजिए कि वो कम रहे। हायरिंग इज द एक्सपेंसिव प्रोसीजर। व्हाई? बिकॉज फॉर हायरिंग you have to basically ask so many candidate to come, है ना। बहुत लोगों को आपको बुलाना पड़ेगा, कॉस्ट है उसमें लगेगा, आपका टाइम लगेगा, आपका एक्सपेंसिव प्रोसीजर है। तो कोशिश कीजिए कि जो भी आपके एम्प्लॉयज है वो आपके स्टोर, आपके जगह, आपके कंपनी में रिटेन रहे, काम करते रहे, अनटिल एंड अनलेस वो अपनी मर्जी से जाए या कुछ बहुत बड़ा कुछ ऐसा काम हो या फिर ऐसा कुछ उन्होंने किया हो, है ना, इलीगल वर्क किया हो तो जिसकी वजह से आपको उनको फायर करना पड़े। दैट इज अ वेरी नेगेटिव स्टेप टेकन बाय द कंपनी, राइट? बट यू ट्राई टू रिटेन योर एम्प्लॉयज इन द स्टोर, बिकॉज जितना ज्यादा स्टोर में पुराने एम्प्लॉयज रहेंगे, दे आर एज सच नॉलेजेबल, वो उतने ही नॉलेजेबल रहेंगे कि हमें स्टोर को कैसे मैनेज करना है और यहाँ का सिस्टम क्या है। क्लियर हो गया? नए लोग आएंगे, उनको नए सिरे से हर चीज बतानी पड़ेगी, है ना, सैलरी वगैरह डिस्कस करना पड़ेगा, उनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, उनको एम्प्लॉय हैंडलिंग स्किल बताना पड़ेगा। So for that, what we need to do, we have to stabilize the employees, whoever is doing work in the retail store. क्लियर हो गया? यहां तक हो गया। अब आप स्टाफिंग के आपके पास ऑप्शन है, कई ऐसे स्टोर हैं, बताती हूँ। जैसे आपका बिग बाजार है, जब भी दिवाली के टाइम पे धनतेरस होता है तो उस टाइम पे आप नोटिस करना बहुत रश होता है, या फिर कोई भी ओकेजन के टाइम पे वहां बहुत रश होता है। नोटिस क्या होगा? एक्सट्रीम रश होता है और उनके पास क्या होता है? लिमिटेड स्टाफ्स होते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में कई बार आपके पास ऑप्शन होते हैं कि आप पार्ट टाइम एम्प्लॉइज को कुछ टाइम के लिए हायर कीजिए। ठीक है, दैट इज नॉट कि वो दे आर नॉट गोइंग टू डिस्क्लोज अबाउट दिस, वो जिनको भी हायर करेंगे उनको डिस्क्लोज कर देंगे कि भाई आपको हम कुछ टाइम के लिए एज अ पार्ट टाइम जॉब ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टाफिंग ऑप्शंस क्या क्या है एक रिटेल स्टोर मैनेजर के पास? पहला है फुल टाइम एम्प्लॉइज। फुल टाइम एम्प्लॉइज का मतलब है जिनको आप जैसे 9 to 6 के टाइम तक के लिए आपने हायर किया और वो डेली आपके स्टोर में उस टाइम पे आ रहे हैं। ठीक है, तो दे आर फुल टाइम
एम्प्लॉयज, ठीक है, हु हैव अ सेट ऑफ आवर, जिनके पास टाइम स्लॉट है कि आपको फुल टाइम क्या होता है 9 घंटे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रेगुलेशन फुल टाइम जॉब का मतलब होता है जो 9 घंटे किसी भी जगह पे काम करता हो, तो सेट ऑफ आवर्स हो, और उसको बेनिफिट्स भी आप बहुत सारा दे रहे हो, जैसे हेल्थ के बेनिफिट्स, एडिशनल इंसेंटिव्स भी आप दे रहे हो, इंश्योरेंस भी दे रहे हो, सैलरी भी दे रहे हो, ठीक है। तो ये वो होंगे जो आपके यहाँ पर एक नॉट अ परमानेंट बेसिस, लेकिन हाँ आपके फुल टाइम वाले एम्प्लॉयज होंगे, ठीक है। कुछ होते हैं जो पार्ट टाइम एम्प्लॉयज होते हैं। पार्ट टाइम एम्प्लॉयज क्या होता है ना, वो अपने वर्क को शेड्यूल कराते हैं, आवर को शेड्यूल करा लेते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पर तो दैट हु इज वर्किंग फॉर अ शॉर्ट टाइम लाइक 2-3 आवर्स हार्डली, एंड दैट इज ऑलरेडी मेंशन्ड बाय द employee, he already said that I can work only for 2 to 3 hours or I can work in only one shift for 4 to 5 hours, ठीक है। तो ये जो वर्कर्स होते हैं ये फ्लेक्सिबिलिटी के थ्रू चलते हैं, इनको शेड्यूल किया जाता है। कुछ फुल टाइम जो बोलते हैं ना, फुल टाइम एम्प्लॉयज जो हैं वो ऑलरेडी जब आपके स्टोर में अच्छे खासे हैं, लेकिन आपको एडिशनल 1-2 एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ती है, तो आप क्या करते हो, पार्ट टाइम एम्प्लॉयज को रख लेते हो। इससे क्या होता है कि आपको कॉस्ट कंपैरेटिवली टू फुल टाइम को जितना पे कर रहे हो उनसे तो इनको कम पे करना पड़ता है, तो इसी वजह से एक कॉस्ट कटिंग भी हो जाता है इसकी वजह से, और दूसरा आपके वैसे एम्प्लॉय जो कम टाइम के लिए काम करना चाहते हैं उनको जॉब भी मिल जाती है, ठीक है। क्लियर हुआ? अच्छा, ये फुल टाइम वो होंगे जो हमेशा आपके यहाँ पर एक फुल टाइम पे काम करेंगे, 9 to 6 या 8 to 5, इस तरीके से उनका 9 आवर्स का स्लॉट होगा। जो आपके पार्ट टाइम एम्प्लॉयज होंगे वो कैसे होंगे, जो शिफ्ट में या कुछ टाइम के लिए शेड्यूल करके आएंगे काम करने। और एक होते हैं टेम्पररी एम्प्लॉयज। अच्छा, टेम्पररी और पार्ट टाइम में क्या अंतर है? देखो, पार्ट टाइम वाले भी आपके हर दिन आएंगे जैसे फुल टाइम वाले आ रहे हैं, लेकिन बस इनका टाइम चेंज रहेगा। जो टेम्पररी होंगे ना, उनको कुछ मंथ या कुछ दिनों के लिए आप हायर करोगे। जैसे मैंने बताया कि जब हाई ट्रैफिक डे होता है, मतलब आपका जब ट्रैफिक बहुत हाई होता है आपके रिटेल स्टोर में कुछ टाइम के लिए, जैसे मैंने बताया दिवाली ओकेजन ये सब में होता है, काफी ज्यादा रश होता है। या दशहरे में आपने रेस्टोरेंट की हालत देखी होगी, कितना ज्यादा रश होता है। इवन वहां पर वेटर नहीं होते कि जो आपको ला करके बेसिकली सर्विस दे पाएंगे, वो ला करके आपको प्रोडक्ट जो है वहां पे टेबल पे दे पाएंगे, इतना सिचुएशन वर्स होता है। तो ऐसे टाइम पे एडिशनल लेबर्स की जरूरत पड़ती है, लेकिन एडिशनल कुछ टाइम के लिए, हमेशा के लिए नहीं, क्योंकि वो रश कुछ टाइम के लिए ही है। तो ऐसे सिचुएशन में टेम्पररी एम्प्लॉयज जो हैं वो एक कुछ स्टाफिंग एजेंसीज वगैरह होते हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल एजेंसीज वगैरह होती हैं जो आपको फुल मतलब कुछ टाइम के लिए फुल सर्विस, कुछ टाइम के लिए फुल टाइम एम्प्लॉयज आपको प्रोवाइड कर देंगे। आगे बात समझ में? तो इनको हम कहते हैं टेम्पररी एम्प्लॉयज। अब कुछ होते हैं इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, खैर इनका टर्म यहाँ यूज नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं बता दूं। इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर वो होते हैं जो कैजुअली कुछ वर्क के लिए, कुछ टाइम के लिए, उनको एक प्रोजेक्ट के लिए रखा जाता है। और इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर आपको वैसे ना वर्कर्स देंगे, ज्यादातर देखा होगा आपने, जो अनस्किल्ड वर्कर्स वगैरह होते हैं ना, उनके लिए कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं जो उनकी एजेंसी के अंडर में वो काम करते हैं, और वो आपको भेजेंगे कुछ टाइम के लिए, ठीक है। तो दे आर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्टर्स हमेशा रिटन एग्रीमेंट बनवाते हैं कि आप हमारे एजेंसी से ही, अगर आपको कोई बोल सकते हैं ना रिटेल के लिए आपको एम्प्लॉय चाहिए, तो हमारे यहाँ से आप लीजिएगा। तो 1 या 2 साल का कई बार वो कॉन्ट्रैक्ट भी बनाते हैं, ठीक है। और आप लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन ओके, स्टाफिंग इंसेंटिव्स फॉर द रिटेलर्स। अच्छा, everyone is how anyone can motivate. If I am doing job, what can motivate me? Both monetary and non-monetary incentives. Monetary incentive, which is related with the amount, which is related with money, right? Non-monetary is something which is related with the, बोल सकते हैं appraisal, performance के लिए सर्टिफिकेट मिल गया, कुछ एडिशनल पर्क्स मिल जाते हैं, हाँ, प्रमोशन दे दिया, या तो फिर आपने उनको एक बोल सकते हैं ना, बहुत सारी कंपनीज में आपको कोई व्हीकल गिफ्ट कर दिया, तो दूस थिंग्स आर कम्स अंडर द नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स, ठीक है। सो इंसेंटिव इज समथिंग व्हिच इज ऑलवेज बूस्ट अ पर्सन टू डू जॉब मोर इफिशिएंटली, है ना। तो यहाँ पर आप किस तरीके से इंसेंटिव दीजिएगा रिटेलर्स को, व्हाट कैन बी द बेसिस? तो हमेशा याद रखिएगा कि इसके लिए आप, अगर आपके एम्प्लॉयज हैप्पी हैं, आपके एम्प्लॉयज हैप्पी हैं, तभी वो आपके कस्टमर को भी हैप्पी रखेंगे।
है ना। अब तुम लोग को मैं एक बताती हूँ केस स्टडी. Tell you that this is happening, that the sales representative or the employees of the retailer, they never get proper respect from the customer somehow. Okay, this is also one of the point. But being a retail store manager, what's your responsibility is? आप क्या कर सकते हो? आप अपनी एम्प्लॉइज को हैप्पी रखिए और उसके लिए आप क्या कर सकते हो? उनको टारगेट फिक्स कीजिए और टारगेट फिक्स होने के बाद अगर वो टारगेट अचीव करते हैं कोई भी एम्प्लॉइज, ऐसा भी नहीं कि यू कैन गिव इंसेंटिव टू एवरीवन. अगर आप सबको इंसेंटिव दीजिएगा तो बाकी जो एम्प्लॉइज हैं दे विल नेवर फील मोटिवेटेड, क्योंकि सब कुछ काम करे या ना करे सबको इंसेंटिव मिला. दिस विल बी हैपन. सो यू हैव टू मेक द कॉम्पिटिटिव, हेल्दी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट इन द स्टोर. But how you can give the target, and once the employees will achieve that target, then you will give the additional discount. ये additional discount नहीं बोल रही हूँ, मतलब additional incentive. Excluding your salary, you can give them additional incentive, right? Or what we can do, we can basically also give them monetary incentive like health facilities की आप दे सकते हो, insurance वगैरह भी दे सकते हो आप, है ना. इस तरीके से what will be happen, that retailer will basically encouraged and they will motivated toward their work. Clear है? समझ में आया? Merchandise management. What we understand through merchandise, the product which is offered to sale with proper price, with colors, when we are basically offering the customers to please purchase it, that is merchandise which is available in the store. Which is available in the store for sale, that is merchandise. But that product, if it is in the warehouse, then it is inventory. Then it is inventory, because that is not allowed for sale at that time. Once that merchandise will be over, then we'll take that inventory and then we'll put it in on racks and shelf. Then that will become merchandise, which is offered to sale. ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है. Now the question is what is merchandise management and how it is different from the category management. See, merchandise management में क्या होगा कि where you are doing planning related with the merchandise के आपको कितना कब कौन से प्रोडक्ट की जरूरत है, कब चाहिए वो प्रोडक्ट, कितने क्वांटिटीज में चाहिए, ठीक है, कब अवेलेबल करवाना है, कौन से सीजन में चाहिए. All these question का answer, that is merchandise management. When we are dealing with every question related with merchandise, आई बात समझ में, related with product in short, that is merchandise management. कब ऑर्डर दें, कितने क्वांटिटी में सामान मंगवाएं, कौन से कलर का मंगवाएं, कितना प्राइस रखें, related with the product. If there is any question, that is merchandise management, where we are managing the product. But the question is that how you are doing, how you are managing the product in your store. ठीक है, how you are offering that product to sale, that is category management. For example, आप लोग में से कितने लोग विशाल मेगा मार्ट गए हो? Everyone? और आप लोग में से कितने लोग ब्रांड स्टोर गए हो? दी ब्रांड स्टोर या वेस्ट साइड, ठीक है, पैंटालून्स भी गए होंगे बहुत सारे. तो ever you saw the difference between the Vishal Mega Mart and Pantaloons? The major difference is that Vishal Mega Mart is a departmental store. ठीक है, that is a departmental store, right? But the Pantaloons and the other West Side and all, basically that is a specialist store. ठीक है, Lifestyle गए हो? Sorry. तो यहाँ पर डिफरेंस क्या होता है? पता है क्या डिफरेंस होता है? विशाल मेगा मार्ट में जितने भी एपरल हैं रिलेटेड विद क्लोथ्स, दे आर बेसिकली डिवाइडिंग इट ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, लाइक मेंस वियर, वुमेन वियर, विद चिल्ड्रंस. दे आर मेकिंग द सेक्शन ऑफ द क्लोथ्स ऑन द बेसिस ऑफ दैट. ठीक है, बच्चों के लिए अलग सेक्शन है, वुमेन के लिए अलग और मेंस के लिए अलग सेक्शन है. But in the so many store, you can see that the product is basically categorized on the basis of brand. Like पोलो है तो उसके अंडर में ये प्रोडक्ट है, प्यूमा है तो उसके अंडर में ये प्रोडक्ट है, लिवाइस है तो उसके अंडर में ये प्रोडक्ट है. So the basically everyone want to sell the product, but the categorizing the product is differ in different store. ठीक है, so how you are going to offer the merchandise to the customer,
how you're arranging the product in your store that consumer are not going to confuse between the product, that is a category management. आई बात समझ में? Clear हुआ? Online class and offline class, everyone. Merchandise management is in which we are taking all the decision related with the merchandise and inventory. When we have to give order, when we have to purchase the product, what quantity we required, what is the time of the product, okay, what is the place, each and everything is comes under the merchandise management. But how we are offering those merchandise to the customer, how we are presenting or displaying the product, that is comes under the category management. क्लियर हो गया? ऑनलाइन क्लास एंड ऑफलाइन क्लास. ऑनलाइन क्लास, अब मैं थोड़ा चाय पी लूं. That in Walmart they started giving everyday low price concept. They use that concept at that time. ठीक है, everyday low price. Even Big Bazaar is also using on Wednesday. They are giving discount, right? So how they are using this concept EDLP, and they started giving custom focuses on customer service and how it is helpful for the other organized sector as well. And what is the condition of Walmart right now? So we are going to do the case study on Walmart and West Side. Clear है? ठीक है? And West Side कैसे आया इंडिया में? What is the story of that? And एक और तुम लोग को मुझे बताना है, एक केस स्टडी, मतलब एक टॉपिक है और कि what is the impact of new economic policy, that is LPG, liberalization, privatization and globalization on the retail sector, organized retail sector में उसका contribution कैसे रहा, कैसे इंडिया में जैसे LPG आपको पता है FDI इंक्रीज हो गया. FDI क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा और ऑर्गेनाइज सेक्टर कैसे एंट्री हुआ. 1991 के बाद ही इंडिया में बोला जाना तो एक ऑर्गेनाइज रिटेल सेक्टर इमर्ज हुआ है प्रॉपर्ली. तो उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ वो भी हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट विद द कैटेगरी मैनेजमेंट. कैटेगरी मैनेजमेंट. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैटेगरी मैनेजमेंट? कैटेगरी मैनेजमेंट क्या है? बेसिकली कैटेगरी मैनेजमेंट इज अ वे ऑफ असॉर्टमेंट. और कैटेगरी का मतलब समझते हो क्या बोलते हैं? खंड बोलते हैं. खंड जैसे कैसे क्लास डिवाइड होता है, ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन, है ना. और कई बार जब आप 11th-12th में जाते हैं तो वी आर सीइंग द क्लासेस आर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और स्ट्रीम व्हाटएवर वी टुक. लाइक कॉमर्स के लिए, साइंस के लिए, अभी तो ह्यूमैनिटीज भी आ गया, और आर्ट्स के लिए, है ना. तो सेम थिंग इज हैपेंड विद द कैटेगरी मैनेजमेंट. इट इज अ, बोल सकते हैं, इट इज अ प्रोसेस ऑफ कैटेगराइजिंग और असॉर्टिंग द प्रोडक्ट और मर्केंडाइज इन द स्टोर. क्लियर हो गया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैटेगरी मैनेजमेंट? यहां पर हम कैटेगराइज कैसे करेंगे किसी भी गुड्स को? अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलर फीचर. समझ में आई बात? ऐसा नहीं कि अचार का डब्बा रख देंगे कपड़ों के साथ. आई बात समझ में? उसको ग्रोसरी में ही रखेंगे. ठीक है, एपरल का एपरल में और फुटवेयर को फुटवेयर में. ठीक है. सो हियर व्हाट वी आर टेकिंग द वी आर कैटेगराइजिंग द गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ द सिमिलैरिटीज. जो उनके बीच में सिमिलैरिटीज और सेम फीचर वाले प्रोडक्ट होंगे उनको एक सेक्शन में डालेंगे. क्लियर हो गया? और हमें कैटेगरी मैनेजमेंट में एक चीज ध्यान रखना है कि वी आर नॉट कैटेगराइजिंग फॉर द इजीनेस ऑफ एम्प्लॉइज बट फॉर द कस्टमर्स. क्योंकि आजकल ऑर्गेनाइज सेक्टर में सेल्फ सर्विस का कॉन्सेप्ट ज्यादा है ना. तो ऐसे सिचुएशन में कस्टमर के लिए कोई भी चीज कन्वीनियंस हो, हम इस पे ध्यान देंगे. ठीक है, सिमिलैरिटी के हिसाब से गुड्स को हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे और कैटेगराइज करेंगे. क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट वन इज कैटेगरी मैनेजमेंट. क्या है? क्लियर हो गया ना? इसमें लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो. लिख लिया ना? लिख तो लिया होगा. चलिए, इट इज अ प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग, ग्रुपिंग द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द सिमिलैरिटीज. ठीक है, and for the convenience of the customers and for creating the SBU, strategic business units, इसको मेंटेन करने के लिए कैटेगरी मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड. ठीक है, बिजनेस यूनिट. ठीक है. नेक्स्ट वन इज एक डेफिनेशन दिया हुआ है, दैट इज गिवन बाय इंस्टीट्यूट ऑफ ग्रोसरी डिस्ट्रीब्यूशन. अच्छा, आई विल नेक्स्ट. Why category management? What are the benefits of category management? What is the significance or benefits of category management? क्या क्या category management के benefits हैं? क्या क्या फायदे हो सकते हैं? Convenience to customer. Very good. Convenience to customer. Second,
प्रोडक्ट मैनेजमेंट. नेक्स्ट, एनीवन एल्स? इन्वेंट्री कंट्रोल. ठीक है, चलिए लिखते हैं. पहला, सबसे पहला है इंक्रीज सेल्स. इंक्रीज सेल्स, इंक्रीज्ड सेल, इंक्रीज सेल्स विच वी ऑलरेडी डिस्कस्ड. ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था कि अभी सर्वे हुआ था कि रिटेल स्टोर में कई बार ऐसा होता है कि 70 to 80% कस्टमर्स जो है वो प्रोडक्ट को बिना परचेज किए चले जाते हैं बिकॉज दे आर नॉट एबल टू फाइंड दैट व्हाट दे वांट. ये एक रीजन होता है कि जिसकी वजह से कस्टमर आते तो है, विजिट बहुत आपका बहुत ज्यादा होता है, लेकिन कंपैरेटिवली टू विजिट आपका सेल उतना नहीं होता, रेशियो प्रॉपर नहीं है. व्हाई दिस इज हैपनिंग? बिकॉज कस्टमर्स जो ढूंढना चाहते हैं वो उनको मिलता नहीं है, तो इसी वजह से वो परेशान होकर फ्रस्ट्रेट होकर स्टोर से चले जाते हैं. या फिर आपने प्रोडक्ट को इतना डिसअरेंज करके रखा होता है कि उनको वो खुद से भी ट्राई करते हैं फिर भी वो नहीं प्रोडक्ट उनको मिलता है. अब फाइनली इस चीज से क्या होता है कि वो प्रोडक्ट को परचेज नहीं करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो है कि कैटेगरी मैनेजमेंट आपकी सेल्स को इंक्रीज करेगी बिकॉज एवरीथिंग इज प्रॉपरली डिस्प्लेइंग, सो व्हाटएवर प्रोडक्ट यू वांट यू कैन चूज इजीली. ठीक है, फर्स्ट थिंग increase sales. Second one is proper care and devotion, proper care and devotion for each and every merchandise. Proper care and devotion to each item of merchandise, each item of merchandise. Proper care and devotion to each items of merchandise. What does it mean? कि देखो, जब हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट हैं, बहुत सारे हैं and we are keeping it. अच्छा, कितने लोग यहाँ पे लॉन्ड्री करते हो, कपड़े धोते हो, लॉन्ड्री के लिए रखते हो? सो वी हैव दैट लॉन्ड्री बैग, हर एक के घर में होता है, उसमें बहुत सारे क्लोथ्स डाल देते हैं. फिर पता लगता है कि अरे इसमें ये भी था, ये भी था, कई बार याद भी नहीं रहता है ना. और उसमें सिचुएशन क्या होती है, कपड़े की क्या सिचुएशन होती है, बहुत बुरी हो जाती है, बट स्टिल वी हैव टू वॉश दैट, तो वो हमारे लिए ज्यादा मैटर नहीं करता है. बट फॉर सेलिंग द प्रोडक्ट, इफ यू आर पुटिंग योर प्रोडक्ट लाइक दैट, व्हाट विल बी हैपन? आइदर यू आर सेलिंग अ न्यू प्रोडक्ट बट इट विल लुक ओल्ड. अब जैसे मान लो एग्जांपल के लिए कि सोनम गई, इसको ड्रेस लेना है, अब शी इज रेडी टू पे 2000 रुपीज फॉर अ ड्रेस, बट स्टिल इफ शी विल फाइंड कि उसमें कुछ स्टेन और वो बहुत खराब तरीके से रखा हुआ है, यू आर गोइंग टू गिव 2000 रुपीज फॉर दैट ड्रेस? No, because of the lack of the focus on the particular merchandise and you are not keeping the product properly, you are not putting your products or clothes, example के लिए, in packets, maybe it will be damaged. True? So if you are doing the category management, one by one product you will put it in shelf. So because of proper arrangement, ठीक है, देयर इज अ श्रिंकेज भी नहीं होगा आपका और डैमेज भी प्रोडक्ट नहीं होगा. और कोई भी प्रोडक्ट डैमेज होगा तो दैट इज अ लॉस फॉर द रिटेलर. सो कहीं ना कहीं लॉस रिड्यूस होगा. आई बात समझ में? क्लियर होगी बात? नेक्स्ट पॉइंट, मैक्सिमाइज शेल्फ इफिशिएंसीज. मैक्सिमाइज शेल्फ, यहाँ शेल्फ की बात हो रही है जिसको रैक कहते हैं, SHELF, शेल्फ. In maximize shelf efficiencies, maximize shelf efficiencies. अच्छा, शेल्फ एफिशिएंसीज का मतलब क्या होता है कि रैक जो हर एक स्टोर में बने होते हैं, अगर आपने उसमें प्रोडक्ट ऐसे ही रख दिया, प्रोडक्ट को ऐसे ही रख दिया, तो वो कहीं ना कहीं वो कम ही प्रोडक्ट में फुल हो जाएगा शेल्फ. By putting 4 or 5 products, that shelf will be full. But if you will put it in the proper way and arranged way, बोलते हैं ना हम हिंदी में, तह बना के अच्छे से अगर आप उसमें रखिएगा तो that will look beautiful as well as your shelf will be properly utilized, right? So it will also helpful for increasing the shelf efficiencies. Clear है? अभी इसके और भी पॉइंट्स हैं कि व्हाट आर द बेनिफिट्स. यहाँ ही बेनिफिट से ही हम अब नेक्स्ट क्लास अपना स्टार्ट करेंगे. ठीक है, और प्रोसेस क्या है, कैटेगरी मैनेजमेंट हम किस तरीके से कर सकते हैं. मर्केंडाइज मैनेजमेंट को तो मैंने बता ही दिया था कि कंज्यूमर की डिमांड को पहले वेरीफाई करते हैं, उसके बाद फिर प्रोडक्ट कहाँ से मंगवाना, सप्लाई, फिर उसको एक्वायर करते हैं, फिर कंट्रोल करते हैं, हैंडलिंग एंड कंट्रोलिंग. सो दिस इज डन इन द मर्केंडाइज मैनेजमेंट प्रोसेस.
In category management process, we are going to understand 8 steps for that. ठीक है? So we are going to complete it in the next class. Anyone have any doubt whatever we study today? किसी को भी कुछ पूछना है जो समझ में नहीं आया हो? Online class and offline class. Anyone have any doubt? Any doubt? Online class? Any doubt? Online class? ठीक है, okay.